हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आज की क्या सिचुएशन रही, कैसे ओपन हुआ, उसको अगर हम देखें आज तो BSNSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1.80 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि 5 पैसे नीचे ओपन होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, और वहाँ से कोई हाई और कोई लो नहीं बनाता है, लोअर सर्किट के ऊपर ही ओपन होता है। और 1.90 का हालांकि अपर सर्किट लगा था, 1.80 के ऊपर अभी ये 2.70% डाउन है, जो कि 24,88,543 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड कर लिया है अभी तक NSE के ऊपर। अब BSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 83,15,501 क्वांटिटीज यहाँ ट्रेड कर लिया है। 1.82 की ओपन प्राइस थी आज यहाँ पे, और 1.73 का लोअर प्राइस बैंड लगा था जिसके ऊपर ये अभी लॉक हो चुका है 83,15,501 टोटल क्वांटिटीज़ के साथ, और 478.44 करोड़ मार्केट कैप है। और पूरा होल मार्केट अभी बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है, और उसका असर आरकॉम तो कुछ है ही नहीं, बाकी सारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। होल मार्केट इज क्रैश्ड। आरकॉम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप और हम जैसे लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, ये अंदर से बहुत बड़ी चाल चली जा रही है दोनों भाइयों के बीच में। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन दोनों ने पब्लिक को मिल करके बहुत अच्छे से चूना लगाने की सोचा है। मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी, जितना वो कर्जे से डूबा है उतना ही ये प्रॉफिट कमाने के लिए या नंबर 1 की रैंकिंग को हासिल करने के लिए पब्लिक को लूटने के लिए पूरी अच्छे से प्लान करके बैठा हुआ है। आप खुद देखिए, मैं एलिगेशंस इस बात से नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं सिचुएशंस को देख करके मैं बोल रहा हूँ। आरकॉम की इतनी खस्ता हालत के बावजूद भी तुम बिजनेस को चलाने की जगह पे अपने बिजनेस के दुश्मन को पैदा कर दिया एक तरीके से। क्यों, आपको नहीं लगता ऐसा? आरकॉम अनिल अंबानी की कंपनी है, इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रही थी, नो प्रॉफिट पे काम करने वाली कंपनी, कोई प्रॉफिट ही नहीं पोस्ट कर पा रही थी। इसके बावजूद भी इन्होंने स्पेक्ट्रम अपने कॉम्पिटिटर को, जो कि एक राइवल था इसका, उसको क्यों यूज़ करने के लिए दिया? आज जियो की हालत कहाँ पे है? जियो किस जगह, आरकॉम की क्या हालत है और इसके स्टेक होल्डर्स की क्या हालत है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी उस हर दिन हर घंटे आप भी तड़पते हो इस चीज़ के लिए। बोलो, तड़पते हो कि नहीं तड़पते हो? और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? जियो। जियो क्यों उठा रहा है उसका फ़ायदा? क्योंकि उसको हमने स्पेक्ट्रम दिया। हमारी कंपनी का स्पेक्ट्रम जियो क्यों यूज़ कर रहा है? आज की डेट में जियो के नेटवर्क की भी हालत बहुत गंदी हो रही है, बहुत गंदी हो रही है। इंडोर नेटवर्क्स बहुत गंदे हो रहे हैं इसके। सिचुएशन इससे भी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में वर्स्ट हो सकती है। और ये तो जियो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, इसका तो आना ही नहीं था, लेकिन ये रास्ते, इसके लिए रास्ता बनाया कौन? यही वो कंपनी है आरकॉम और इसका मालिक। इसी ने पब्लिक शेयर होल्डर से बिना पूछे, बिना समझे, बिना सोचे स्पेक्ट्रम को दे दिया यूज़ करने के लिए, और आज इसके शेयर होल्डर्स की कोई वैल्यू नहीं समझने के लिए तैयार है। DHFL की आपको क्या हालत है आज की डेट में पता है ना? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। DHFL की क्या हालत है आज की डेट में? DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 85,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जे से डूबी हुई कंपनी, 38,000 करोड़ के आसपास जो है लेंडर्स को सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। पिरामिल ग्रुप ने उसको एक्वायर करने के लिए बात पूरी तरीके से कमेटी ऑफ क्रेडिटर की तरफ से अप्रूवल मिल गया है उसे। बात सिर्फ देर बस इसी बात की है कि जो बैंक्रप्सी कोर्ट है यानी NCLT, वहाँ से उसको अप्रूवल जैसे ही मिलता है पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा प्रोसेस, इम्प्लीमेंट हो जाएगी डील। लेकिन इस बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं DHFL के
कहीं भी उसने मेंशन नहीं किया किसी भी जगह पे कि उनके शेयर्स को बाई करेगा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके रिटेल शेयर होल्डर्स की पूरी तरीके से सफाई कर दी जाएगी। रिटेल शेयर होल्डर्स गंदे हैं, राइट? उनके दम के ऊपर पूरी कंपनी चलती है। वो पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा। बैंक से ज़्यादा, बैंक्स में जो एफडी कराता है इंसान, उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बाद में मिलता क्या है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। तो वही सिचुएशन आरकॉम के साथ भी है। आरकॉम के पास कितना ज़्यादा कर्जा, अब इतना कर्जा होने के बाद तुम दानी कैसे बन गए भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इसी बात का है। हमारा क्वेश्चन है, दानी क्यों बन गए? आरकॉम ने स्पेक्ट्रम अगर साइन ना दिया होता, स्ट्रिक्टली मना कर दिया होता कि मुझे नहीं देना है, मेरी कंपनी कर्जे के अंदर डूबी हुई है, मैं नहीं दे पाऊँगा, या दूंगा तो फिर आप मेरे जितने कर्जे हैं उनको उतारिए, फिर आप यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सिचुएशन होती तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करता इससे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिंक्ड दिखाई देती है इस पूरी मामले में। हम सबको, पब्लिक को ये चीज़ पता नहीं चल पाती है। इसका ताज़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले अभी अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, ये शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डोमिनेंट जज के रूप में, इनके हाथ में जो है रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े हुए डॉट की जो पेमेंट्स थी 25,000 करोड़ रुपए, उसको इन्होंने टाल दिया। इन्होंने क्वाइन किया था इस मुद्दे को, और बाद में जब पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो टोटल ड्यूज़ है वो रिलायंस जियो को पे करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं से इनको इशारा मिला होगा, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा का पूरा मामला जो है कोर्ट के हाथ में, यानी एनसीएलटी के हाथ में डाल दिया। और अभी भी ये मामला पूरी तरीके से लटका पड़ा हुआ है, और ना ये पैसे डॉट को मिले, ना लेंडर्स को मिले, ना स्टेक होल्डर्स को मिले, कुछ नहीं। और लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी 3 कंपनीज, जो कि रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड और ये रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, तीनों के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है लेंडर्स ने। एसबीआई, यूबीआई और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तीनों ने मिल करके इस मामले के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट से सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक गाइस, अभी तक किसी ने चूं तक नहीं किया कि कहाँ क्या हो रहा है। कश्मीर में ये सैर करने गए थे और कश्मीर घूम करके आए भी या फिर पाकिस्तान भाग गए, इसका कोई भी भरोसा, कुछ भी अभी तक पता नहीं चला किधर से कहाँ कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं अभी तक पता चला। तो बहुत सोचने वाली बात है और दुख देने वाली बात है, तकलीफ़ देने वाली बात है कि भारत के अंदर भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके की कंपनीज़ के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है। डीएचएफएल जैसी कंपनीज, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी लिमिटेड जैसी कंपनी है, रिलायंस एडीएजी ग्रुप है, पूरी तरीके से कर्जे में, हर कंपनी इसकी कर्जे में डूबी हुई है। ऐसा क्यों? अब कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या अनिल अंबानी की बुराई कर रहे हो, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखो, आप क्या संभाल लोगे? तो दोस्तों यार देखो, यहाँ पे मैं अगर नहीं संभाल पाऊँगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जब संभालने की क्षमता नहीं है तो मैं अपने आप को वहाँ रखूँगा ही नहीं ना, मैं वहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं अपने आप को नीचे कर लूँगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा साफ साफ कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए आप मुझे दे दोगे तो मैं इस तरीके के ग्रुप को संभाल लूँगा, या फिर इसके शेयर होल्डर्स को मैं गारंटी दे दूंगा कि हाँ आपके पैसे नहीं डूबेंगे। ऐसा मैं कुछ करूँगा ही नहीं। मेरी औकात जितनी है उतनी ही लूँगा। मेरी औकात है 20,000 करोड़ रुपए लेके संभालने की अपने बिजनेस को, तो 20,000 करोड़ में अच्छे से संभालूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं किसी से कर्जा लूँ तो उस कर्जे को बढ़े ना, और उस कर्जे को टाइम पे चुकाना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। इस तरीके की सिचुएशन आने देने से रोकूंगा। तो ऐसे लोग, कुछ लोग कमेंट करते हैं, अभी मुझे कुछ दिन पहले कमेंट मिला था कि अगर आपको इतने करोड़ रुपए दे दिए जाएँ तो क्या आप शेयर होल्डर्स को गारंटी दे दोगे? गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन आप जिस बिज़नेस के लिए कर्जे ले रहे हो उस बिज़नेस को सही से चलाओ और टाइम पे कर्जे को पे करो। अगर आप कर्जे को पे नहीं करोगे तो कर्जा पे ना करने से कर्जा बढ़ता है, और बढ़ने का रेट बहुत फास्ट होता है, फिर आपको तोड़ देगा, डुबा देगा। तो कर्जे से डरना चाहिए इंसान को, पहले तो कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल सिचुएशन में अगर आपको लेना पड़ रहा है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कर्जे को टाइम पे चुकाओ, ताकि वो चीज़
सर से ख़त्म हो। तो इस तरीके की सोच के साथ कर्जा लेना चाहिए, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, चाहे DHFL हो, चाहे एक इंडिविजुअल हो ही क्यों ना हो, आप अपने लिए ही क्यों ना लोन ले रहे हो। पहले तो लोन आपको लेना ही नहीं चाहिए, लेना है तो फिर आप बहुत सोच समझ करके लो और टाइम पे उसको चुकाओ। वरना इस सिचुएशन इस तरीके से लापरवाह केयरलेस लोग जो हैं लोन ले करके नुकसान अपना तो नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक का नुकसान बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सिचुएशन है गाइस, आप देख सकते हैं आज 1.80 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है और आने वाले टाइम में इसके अंदर और आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आपको मैंने बहुत बार कहा है कि अभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग गलती से भी ना करना, धोखा ही नहीं, धोखा का धोखा हो सकता है बहुत बड़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा बहुत लगा होगा रिलेवेंट तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कितना रिलेवेंट लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली बोल रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही है, क्या करूँ, सिचुएशन ऐसी ही है आज की डेट में। दुख होता है इस चीज़ को सुन करके, देख करके, उस दुख की वजह से मुंह से चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं। हालांकि फिर भी इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश रहती है। See you next time guys, take care.